हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एस टी कॉलरिज की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। बैलेड है ये, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, जो लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुआ था और उसकी ये फर्स्ट पोम थी। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड पब्लिश किया था और इसी के साथ रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई थी। द टाइटल कैरेक्टर डिटेन्स वन ऑफ द थ्री यंग मैन ऑन देयर वे टू अ वेडिंग फीस्ट एंड mesmerizes with him with the story of his joyful youthful experience at the sea। तो जो एक एंशियंट मैरिनर होता है वो सी में एक वॉयस के दौरान जो भी उसका एक्सपीरियंस होता है उसको बताता है। हिज स्लॉटर ऑफ एन एल्बेट्रोस, ये एक बर्ड होता है। द डेथ ऑफ हिज फेलो सेलर्स, हिज सफरिंग एंड हिज इवेंचुअल रिडेम्पशन। तो उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसके जो साथी सेलर्स थे उनकी डेथ हो गई और वो एक ही बचा था, क्या क्या उसने सफ़र किया उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी थीम की। This poem is one of the most well known poems. It is in the form of a ballad. The poem is a story of sin, punishment, and redemption of an old sailor. The poem conveys a message to the readers that one can never escape punishment from God after committing a crime. इसमें क्या मैसेज करने होता है कि कोई भी क्राइम करने के बाद गॉड की जो पनिशमेंट होती है उससे बच नहीं सकता है। द पोम स्टार्ट विद एन ओल्ड मैरिनर अप्रोचिंग वन ऑफ द वेडिंग गेस्ट एंड स्टॉपिंग हिम फ्रॉम अटेंडिंग द वेडिंग बाय टेलिंग हिम टेल्स अबाउट हिज लाइफ। तो इसमें क्या होता है कि गेस्ट होते हैं वो अपने दोस्त की वेडिंग के लिए जा रहे होते हैं। जो ये मैरिनर होता है वो वेडिंग हॉल होता है उसके बाहर होता है और ये उसको रोकता है कि पहले रुको, मेरी स्टोरी सुन के जाओ। वो मना करते हैं कि हमें वेडिंग में जाना है, देर हो रही है, लेकिन उसकी जो आइज़ होती है वो ऐसे कुछ चमक रही होती है, उसके असर से वो फिर एक एक जो होता है उनमें से रुक जाता है। तो ये जो एंशिएंट मैरिनर है ये अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। तो मैं ब्रीफ में आपको ये स्टोरी बताती हूँ। इसमें बाकी तो ये मैं वेडिंग हॉल के पास है, वेडिंग शुरू हो रही है। वो जो गेस्ट है, वेडिंग गेस्ट है, वो जाना चाहता है वेडिंग में बट नहीं जाना चाहता। उसका कुछ इस तरह से जादू या उसकी आइज़ को जब वो देखता है एंशिएंट मैरिनर की, तो वो नहीं जा सकता है और वहाँ बैठ जाता है उसकी स्टोरी सुनने के लिए। फोर्स्ड हिम टू सिट एंड लिसन टू हिम। तो सबसे पहले वो मैरिनर बताता है कि हम एक वॉयज़ के लिए निकले थे और हार्बर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, तभी एक स्टॉर्म आता है वहाँ पे। मतलब बिल्कुल स्मूथली हमारी वॉयज़ चल रही थी, तभी एक स्टॉर्म आता है और जो शिप होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, वो नॉर्थ की तरफ ले जाता है। काफ़ी बड़ा तूफान आता है। फिर नॉर्थ की तरफ वहाँ पे जब वो शिप पहुँचता है तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं और उनका जो शिप है वो उसमें स्टक हो जाता है आइसबर्ग के बीच में। और जो आइसबर्ग के टूटने की जो उसकी क्रैकिंग की आवाज़ होती है वो बहुत लाउड होती है। लेकिन तभी एक एल्बेट्रोस नाम का बर्ड आता है। तो वो उस बर्ड को क्या समझते हैं कि ये एक मैसेंजर ऑफ गॉड है। जो बर्ड है वो उसको कंसिडर करते हैं एल्बेट्रोस को, बहुत बड़ा बर्ड होता है। उसके आने से जो आइसबर्ग होते हैं उसके जो ब्लॉक्स होते हैं वो हट जाते हैं रास्ते से और एक जगह बन जाती है शिप को आगे मूव करने के लिए। तो सब सेलर्स होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा गुड ओमेन है, एक तरह से शुभ है कि ये बर्ड हमारे लिए बहुत लकी है और इसके आने से रास्ता बन गया है शिप को वहाँ से निकलने के लिए। तो वो काफ़ी खुश होते हैं, वो उसको फीड देते हैं, वो कुछ कुछ ना कुछ खिलाने के लिए देते हैं। और फोग और मिस्ट जो होता है वो भी, उसके विजिबिलिटी होती है वो बहुत पुअर होती है और जो शिप होती है उसको नेविगेट करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन वो बर्ड जब पास से निकलता है तो एक तरह से वो मिस्ट और फोग हट जाता है और उनको सही से दिखाई देने लग जाता है। तो सब ये सोचते हैं कि ये एक तरह से फेवरेबल कंडीशन हो गई, तो वो बर्ड को खाना खिलाते हैं। लेकिन तभी ये जो एंशिएंट मैरिनर जो स्टोरी सुना रहा होता है वो अपने बो और एरो से उसको शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जो सेलर्स होते हैं दूसरे, वो बहुत एंग्री होते हैं। वो बोलते हैं कि इसकी एक तरह से ये कर्श है और इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी कि तुमने इस बर्ड को मार दिया। लेकिन उस बर्ड की डेथ के बाद, पहले तो फोग था, मिस्ट था, लेकिन उस बर्ड के बाद सनशाइन आ जाता है, एक तरह से सूरज निकल जाता है। तो सब खुश होते हैं कि अरे नहीं नहीं ये तो अच्छा हुआ, मतलब इसने इस बर्ड को मारकर अच्छा किया, क्योंकि अब तो सब कुछ साफ साफ दिखने लग गया है, सनलाइट आ गई है और जो स्टोरम है वो एक बार से रुक गया है। तो सब उसको एक बार ये सोचते हैं कि चलो अच्छा किया तुमने मार दिया, ये तुम्हारा गुड डिसीजन था। लेकिन थोड़ी देर बाद, 2-4 दिन निकलने के बाद क्या होता है कि जो सन होता है वो बहुत हॉट हो जाता है। मतलब इतना हॉट हो जाता है कि वो आग से एक तरह से जलने लग जाते हैं और आसपास जो वाटर होता है वो भी बहुत गर्म हो जाता है। मतलब पानी तो बहुत है पर उसको कोई पी नहीं सकता। इसमें एक बहुत ही फेमस लाइन है, इसी से जो आज भी काफ़ी बोली जाती है, एक फ्रेज है जो बहुत फेमस हुई थी, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी
ड्रॉप टू ड्रिंक, ये लास्ट में लिखी है मैंने, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो वो पानी इतना गर्म होता है कि एक तरह से उबल रहा होता है, और सन है वो भी शिप को, उसके आसपास की सरफेस को बिल्कुल हॉट कर देता है। तो एक तरह से पानी तो बहुत है क्योंकि वो समुद्र में है, लेकिन उस पानी को वो पी नहीं सकते, उनका गला सूख जाता है। द सन वॉज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, दे कुड नॉट फाइंड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ओनली दे कुड सी वाटर ऑल अराउंड। तो वो एक तरह से समुद्र के पानी को देख सकते हैं बट पी नहीं सकते। तो बाद में क्या होता है कि उनका बिल्कुल गला सूख जाता है, फिर उनको दूर एक शिप दिखाई देती है, वो सोचते हैं कि चलो वहाँ चलते हैं। उनका गला इतना सूख जाता है कि उनसे आवाज़ ही नहीं निकलती। जो ये एंशिएंट मैरिनर होता है, ये अपना ब्लड मतलब हाथ काट के वो ब्लड को थोड़ा सा पी के अपना गला गीला करता है, और वहाँ से आवाज़ लगाता है कि सेल सेल। उनको लगता है कि वो कोई दूसरी शिप है, इनकी आवाज़ सुनकर इनको बचा लेंगे। तो ये उन दोनों उस किनारे पे पहुँचते हैं, ये पूरी शिप वहाँ पे पहुँचती है, जो एंशिएंट मैरिनर और उसके जो और सेलर्स होते हैं, उसके साथी होते हैं, वो वहाँ पर। लेकिन वो देखते हैं कि वो जो शिप है वो एक तरह से घोस्टली शिप है, वो किसी भूत का या उनका शिप है, उसमें घोस्ट डेथ होती है एक, और एक लाइफ इन डेथ। लाइफ इन डेथ होती है, वो एक ब्यूटीफुल वुमन होती है, नेक्ड वुमन, और जो डेथ होता है वो एक मैन होता है। तो वो आपस में डाइस खेल रहे हैं, या आप ये कह लो कि गैम्बलिंग चल रहा है उनका, कि लाइफ किसको, वो डेथ किसको चूज करेगी और लाइफ इन डेथ किसको चूज करेगी। जो लाइफ इन डेथ होती है वो तो एंशिएंट मैरिनर को चूज करती है, और जो डेथ होती है वो बाकी सेलर्स को। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एंशिएंट मैरिनर को तो वो लाइफ इन डेथ मिलता है, और उनकी सेलर्स की, बाकियों की सभी की डेथ हो जाती है। और उनकी जो चमकती हुई आइज़ होती हैं वो इसको एक तरह से कर्श करते हैं कि जो तुम्हारी लाइफ है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। द एंशिएंट मैरिनर ड्रिफ्ट इन द ओशियन, the ancient mariner drift on the ocean in this company, unable to prey. One night he noticed some beautiful water snakes frolicking at the ship's prow in the ice moonlight. Watching the creatures brought him unprecedented joy, and he blessed with them above without meaning to. When he was finally able to prey, the albatross fell from his neck. अच्छा, इसमें क्या होता है, बीच में एक ये होता है कि जो उसके साथी होते हैं, जब उनको लगता है कि इसने एल्बेट्रोस को मार के गलत किया, तो वो उसके गले से क्रॉस निकाल देते हैं और एल्बेट्रोस को उसके गले में हैंग कर देते हैं। जब ये फाइनली लास्ट में प्रे करने के लिए एबल हो जाता है, गॉड से प्रे करता है, तो जो एल्बेट्रोस होता है वो उसके गले से अपने आप गिर जाता है और समुद्र में गिर जाता है। ही कुड फाइनली स्लीप, उसके बाद ही एक तरह से आराम से सो पाता है और वहाँ से निकल पाता है। ये फ्रेज है जो हमने की थी, वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, हैज़ अपीयर्ड वाइडली इन पॉपुलर कल्चर। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। द एंशिएंट मैरिनर टेल्स द वेडिंग गेस्ट दैट बेटर देन एनी मैरीमेंट इन द कंपनी ऑफ अदर्स इन प्रेयर। इसमें एक जो मैसेज मिलता है वो ये मिलता है कि ही से दैट द बेस्ट वे टू बिकम क्लोज विद गॉड इज़ टू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ हिज क्रिएचर। कि मतलब कोई कीड़ा है, मकोड़ा है, जो भी है, स्कॉर्पियन है, कुछ भी कैसे भी हैं, जो गॉड ने क्रिएट किया है, जो भी क्रिएचर है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये ही गॉड के क्लोज होने का बेस्ट वे है, बिकॉज ही लव्स देम ऑल, कि गॉड सबको एक जैसा समझते हैं। देन ही वैनिशेज इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग द वेडिंग रिसेप्शन, द वेडिंग गेस्ट वॉक्स होम stunned. We are told that he awakes the next day sadder and wiser for having heard the ancient mariner's tale. तो यही इसकी स्टोरी है एंशिएंट मैरिनर की। एस.टी. कॉलरिज का बैलेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।